हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेनेमोरे क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अनसॉल्व पेपर की 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 4 क्लास के लिए कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर विजिट करिएगा। अनसॉल्व पेपर करके मैंने प्लेस मार्क की है। सारी क्लासेस आपके लिए मिल जाएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके। उससे जाइए और देखिए। और बच्चों, चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शाम के 7:30 पर डेली हमारी क्लास हो रही है। उसे ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि टाइम पर आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। तो चलिए बच्चों, देरी न करते हुए आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का खा पार्ट। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की हाइट हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें बतानी है। ठीक है, तो 8 मीटर ऊंचा भवन। तो सबसे पहले यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरह से भवन। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है बच्चों कितनी, 8 मीटर। और देखिए आगे, शिखर से, भवन के शिखर से एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो ये शिखर है भवन का और एक मीनार है। इधर देखिए, थोड़ा मैं इधर बना लेता हूं, इससे बड़ा सा। देखिए, ये है इस तरह से, ये कोई मीनार है। ठीक है, अब कह रहे हैं भवन के जो शिखर है, ठीक है, यहां से मीनार का शिखर ये इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और उसके पाद के साथ में अवनमन कोण 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर मान लो कोई बच्चों कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल चोटी पर, इसके शिखर पर। तो यहां से अगर वह मीनार का शिखर देखेगा तो वो कह रहे हैं कि उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अब 60 डिग्री बन तो रहा है, लेकिन यहां से देखेगा कोई व्यक्ति इस तरह से ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, उसकी ये बेस लाइन हो जाएगी, आधार रेखा। ठीक है, और मैंने आपके लिए बताया है, अगर आपने हमारी पुरानी क्लास के लिए देखा है तो मैंने बताया आपके लिए कि आधार रेखा से ऊपर की तरफ जो कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं, वो क्या होता है, उन्नयन कोण होते हैं। तो उन्नयन कोण कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका ये हो जाएगा, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, और कह रहे हैं यहां से इसके पाद का मतलब ये हुआ, जो आधार है इसका, किसका, मीनार का, उसके साथ में अवनमन कोण कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और मैंने बताया था आपके लिए अवनमन कोण कौन सा होता है, आधार रेखा से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां क्या बनता है, अवनमन कोण। तो इसीलिए मैंने ये नीचे बना दिया। ठीक है, और ये क्या है, भूमि है, आधार है। ठीक, क्लियर है। अब कुछ नहीं करते हैं, हम इसका थोड़े नाम दे देते हैं। यहां पर इसको ए मान लो, इसको बी, सी, ठीक है, डी और ई। ठीक, और हमसे पूछा गया है बच्चों कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी, मीनार की हाइट हमसे पूछी गई है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो मीनार है उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है, ये हमने मान लिया। ठीक, इसी तरह से हम आधार के लिए भी मान लेते हैं, यहां x है। ठीक है, जब बच्चों ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि समांतर है। तो यहां पर ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का x हो जाएगा। अब देखिए, कह रहे हैं भवन की हाइट जो दे रखी है 8 मीटर है। जब 8 मीटर है, इसका मतलब यहां से लेके बच्चों और यहां तक कितनी होगी, हाइट 8 मीटर होगी। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होगा भाई सभी के लिए, 8 मीटर होगी। अब एक बार बताओ, पूरी हाइट के लिए हमने माना है h। ठीक है, पूरी हाइट के लिए h माना है, किसकी, मीनार की। जब पूरी h है और यहां से लेकर और यहां तक कितनी निकल के आ रही है, 8 मीटर निकल के आ रही है। तो यहां से अगर h से मैं 8 के लिए माइनस कर दूंगा तो बच्चों किसकी हाइट निकल के आ जाएगी, बताइए। यहां से लेकर यहां तक की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आप खुद देखिए, यहां तक आ जाएगी। सॉरी, ये डी पॉइंट है। ठीक है, यहां तक की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो h माइनस 8 कहां से यहां तक की आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुज ए ई और डी, या ऐसे लिख लो त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, तो बात करेंगे त्रिभुज ए डी ई में। तो यहां से त्रिभुज ए
डी ई में। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए डी ई में क्या है, ये क्या है, थीटा, थीटा के सामने की साइड क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और ये क्या है, आधार है, ये 90 डिग्री होता है, इसके सामने की क्या होती है, कर्ण होती है। अब देखिए इसमें हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, जो कि हमने मान लिया है। अब बच्चों यहां से ये एक बात देखिए कि इसमें लंब और आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार का रेशियो किस में होता है, tan में होगा या आपका cot में होगा। तो यहां से हम tan का यूज कर लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार होता है, तो यहां से tan, और बच्चों थीटा आप देख पा रहे होंगे कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, और लंब कितना दे रखा है, h-8 अपॉन यहां से आधार कितना है, x है। ठीक है, हमने a, d और e ये वाले त्रिभुज में बात की। ठीक है, तो यहां से tan 60 बराबर h-8 अपॉन x आया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। tan 60 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, √3 होती है, बराबर h-8 अपॉन x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x √3 बराबर h-8। यहाँ से अगर आप h को यहीं पर रखें, इसके लिए इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, x √3 प्लस 8 हो जाएगा। इसके लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, h बराबर √3x प्लस 8। ठीक है, तो ये क्या आ गई, आपकी हाइट निकल के आ गई। अभी कंप्लीट नहीं आई है, कंप्लीट वैल्यू निकल के नहीं आई है, अभी x की वैल्यू और निकालेंगे हम, तब पता लगेगा h हाइट कितनी थी उसकी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मान लो समीकरण 1। ठीक है, मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी में। अब यहां पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम बात करेंगे तो ये वाला जो कोण है ये कितना है, 45 डिग्री है। ये क्या है, आधार रेखा है, और इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से ये देख रहे हैं। अगर ये कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण है नहीं है, तो ये 45 हो तो ये भी 45 होगा। जब इस तरह का जेड शेप बने, चाहे उल्टा जेड या सीधा जेड, ठीक, तो ये जेड शेप बने तो समझ लो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में बात कर लेते हैं। अब हम यहां से त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, अब देखिए यहां से त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, थीटा के सामने की लंब और आधार। फिर से हम tan का यूज कर लेंगे, तो यहां से tan थीटा कितना है बच्चों, 45 डिग्री है, बराबर लंब कितना है 8, आधार कितना है बच्चों x है। तो यहां से tan 45 कितना होता है, 1 होता है उसकी वैल्यू, और यहां से x, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी, 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से 8 मीटर निकल के आई, किसकी, x की वैल्यू, और x क्या था, आधार था। ठीक है, अब यहां पर देखिए x की वैल्यू अगर मैं समीकरण नंबर 1 में पुट कर दूं तो मुझे हाइट मिल जाएगी। तो देखिए यहां से मैं यहां पर लिख दूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए x का मान मैं पुट कर देता हूं इसमें, तो h बराबर √3x प्लस 8, तो यहां से h √3, ठीक है, और x कितना है, 8 है, मैंने पुट कर दिया। अब यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पर देखिए प्लस के इस साइड प्लस के इस साइड दोनों तरफ क्या है, 8 है, तो यहां से मैं 8 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर। तो बच्चों ये देखिए ये किसकी हाइट निकल के आई, बताइए, इसकी आई है, इसकी आई है, इसकी तो दे रखी थी, तो जो मीनार था उसकी हाइट के लिए हमने माना था कितना, h, तो वो हमने यहां से निकाल ली, h 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये किसकी थी हाइट, मीनार की हाइट थी इतनी। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए गा पार्ट बच्चों, एक शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरे की परिधियां 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। चिन्हक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि दे रखी है 2, ठीक है, 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई।
देखिए हम बना लेते हैं पहले शंकु इस तरह का, ये शंकु है भाई, ठीक है। ये शंकु मालिक कह रहे हैं इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इसमें त्रिज्या नहीं दी हुई है। अब त्रिज्या को हम कैसे निकालेंगे, किसकी सहायता से निकालेंगे, परिधि की सहायता से निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। अब हम वृत्त की परिधि से कैसे निकालेंगे, तो बच्चों आपके लिए पता होगा कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। तो यहां से वृत्त की परिधि लिखो, यहां से वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। अब r हमने कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास दो परिधि दे रखी है, तो दो त्रिज्याएं निकल कर आएंगी, ठीक है। तो मैंने बड़े वाले के लिए कैपिटल R से लिख दिया। अब वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, पहली वाली जो है वो कितना है 28 सेंटीमीटर, और 2πr, यहाँ से 2 से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 14 बराबर 14r हो जाएगा। यहाँ से अगर आप r निकालोगे बच्चों तो इधर किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो जो कैपिटल R है वो कितना आ गया 14/π निकल कर आ गया। अब दूसरी जो परिधि है उससे हम क्या करेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे दूसरी त्रिज्या के लिए, छोटी वाली जो त्रिज्या होगी। तो यहां से देखिए हम लिख लेंगे, ये 14 क्या है वृत्त की परिधि है, बराबर 2πr, इसमें स्मॉल r लिख देते हैं। यहां से कट हो जाएगा कितना 7, तो 7πr हो जाएगा। यहां से r कितना हो जाएगा 7/π, ठीक है भाई। तो हमारी त्रिज्याएं निकल कर आ गई शंकु की, कौन सी, स्मॉल और कैपिटल R। तो ये वाली एक त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, दो त्रिज्याएं थी वो निकल कर आ गई। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे देख लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना आप में, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना क्या होता है बच्चों, लिख लो यहां से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πl और कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। आप R1 R2 भी कर सकते हैं। तो यहां से पाई और l, जो यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है उसके लिए हम l से लिखेंगे, ठीक है। तो l कितना है यहाँ से 8 है, और r जो है वो कितना है 14/π प्लस स्मॉल r कितना है 7/π है बच्चों, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो पाई इंटू 8, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 14 + 7 आ जाएगा। तो पाई इंटू 8 इंटू 7 और 4 11, मतलब 21/π, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जो वक्र पृष्ठ था बच्चों उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 168 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो गा पार्ट है उसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक तो बनता है, ये मेहनत जो है आपके लिए की जा रही है, ठीक है। इतना काम आपके लिए करना है, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है आपके लिए क्लास, अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई अब घा पार्ट, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल की और बारंबारता की सारणी दे रखी है, और इससे हमें बच्चों को करना है माध्यिका ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे माध्यिका ज्ञात। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम क्या होगा कि हम इसमें संचयी बारंबारता निकालें, ठीक है। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर संचयी बारंबारता निकाल लो, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता। यहां पर बारंबारता ये दे रखी है 4, ठीक है। तो 4 के लिए सबसे पहले ऐसा ही लिख लो, ठीक। अब काम क्या होगा हमारा, इस तरह से ये 4 में आप 13 के लिए ऐड करोगे तो जो आएगा निकल के उसे आप इधर लिख दो, कितना आ जाएगा 17, ठीक है।
इसका ऐड, इसका और इसका ऐड करके हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर 17 आया है, अब 17 में हम 18 के लिए ऐड कर देंगे इसके लिए, तो जो निकल कर आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 37। ठीक, अब यहाँ से देखिए 37 आया, 37 में हम 9 के लिए ऐड कर देंगे, तो जो निकल कर आएगा आपका यहाँ से आ जाएगा 9 7 16 46। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट मैं चेक करता हूँ कहीं क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है भाई। 4 13 18 9 और 6 4 17 8 7 15, सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक हो रही है, ये 8 7 15 35। ठीक है, 35 और 9 कितने होते हैं, 9 5 14 44। ठीक, अब जो 44 निकल कर आया है यहाँ पर बच्चों, इसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे, तो जो निकल कर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम देख लिए यहाँ पर कितना निकल कर आया, 50 निकल कर आया। अब जो बारंबारता है इसके लिए हम एफ से लिखते हैं, ये तो आप जानते ही हो। बारंबारता है इसके लिए हम ऐड कर लेंगे, तो इसका सिग्मा जो एफ है वो बच्चों कितना आएगा 50 निकल कर आएगा। अगर यहाँ पर इसका टोटल 50 है और यहाँ पर 50 आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन की है आपने कहीं मिस्टेक नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत है, आपने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, और जो सिग्मा एफ दे रखा है इसके लिए हम एन से भी लिखते हैं। ठीक बच्चों, अब आगे हम कैसे करेंगे, देखिए बच्चों हमें आगे करने के लिए क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमें सिग्मा एफ सॉरी सी एफ पता होना चाहिए, मतलब संचयी बारंबारता। ठीक, अब देखिए वो कैसे पता करेंगे, यहां से सी एफ। अब देखिए जो यहां पर एन दे रखा है 50, तो एन का क्या कर लेंगे अपॉन 2, एन अपॉन 2 करेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब जो 25 आया है, अब यहीं से हमें पता लगेगा कि सी एफ कितना होगा, संचयी बारंबारता कितनी होगी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जो 25 निकल कर आया है, तो संचयी बारंबारता वाली जो टेबल है इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं, जो 25 है हम देखेंगे 25 इसमें किसके अंदर आ रही है, किसके अंतर्गत आ रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, या तो 25 के बराबर हो या 25 से ज्यादा हो, लेकिन सबसे पास वाली हो, निकटतम ज्यादा है, सबसे पास वाली जो ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 के बराबर तो कोई सी भी नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है, तो 25 से ज्यादा है। अब ज्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम कौन सी वाली लेंगे, तो मैंने अभी बताया कि जो 25 से ज्यादा तो हो लेकिन सबसे पास वाली हो, तो ज्यादा है ये कौन सी 35। ठीक, लेकिन पास में है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, लेकिन पास में कौन सी पड़ रही है 35 पड़ रही है ना 25 के, तो हमारा यहाँ से 35 हो जाएगा। अब देखिए बात करें किसकी, सी एफ की, तो सी एफ क्या हो जाएगा, उसके जो उससे पहले वाला जो होता है वो क्या होगा आपका सी एफ कहलाएगा। ठीक है, अब इसके पास वाला जो है उसे क्या बोलेंगे हम, एफ बोलेंगे। ठीक, और इसके पास वाला जो वर्ग अंतराल में है उसमें ये वाला क्या होता है बच्चों, एल होता है। ठीक है, निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा, तो यहाँ पर ये एल हो जाएगा, तो यहाँ से हम थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से 17 सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखिए, तो आपका एल कितना हो जाएगा बच्चों 20। अगर बात करें एच की, तो एच कैसे निकालते हैं, देखिए जो वर्ग अंतराल है इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, 30 और 20, 20 और 30 का डिफरेंस कितना है आपका 10 है। ठीक है, तो यहां से आप लिख लो 30 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, एच निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और एफ कितना है 18। ठीक, और सी एफ अभी हमने निकाला था कितना 17 है। ठीक है, अब देखिए हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए। माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 प्लस, यहां से माइनस होगा, माइनस सी एफ अपॉन एफ। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एच। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, एल हमने निकाल लिया, एच हमने निकाल लिया, एफ हमने निकाल लिया, सी एफ हमने निकाल लिया, बस पुट करने के लिए है और उसमें कर देते हैं हम।
तो यहाँ से L कितना हो जाएगा 20 प्लस n/2। देखिए हमने निकाला था कितना 25 माइनस CF कितना है 17 अपॉन, और जो F है वो कितना है बच्चों, देखिए यहाँ से 18 है, तो 18 लिख लो यहाँ पर, और इनटू H जो है अभी हमने निकाला था उसे भी, तो 10 कैलकुलेशन कर लो। 20 प्लस यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ से आपका बचेगा 8/18 गुणा 10, तो इसे आप सॉल्व कर लो। 2 चौक 8 और 2 नियम 18, ठीक है। तो यहाँ से आप इधर आ जाइए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 20 प्लस कितना आया 4/9 गुणा 10 आया, तो इसे सॉल्व कर लो। अब आगे 20 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना 40 बट्टे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लो 9, यहाँ से 180 आ जाएगा प्लस 40 आ जाएगा, तो यहाँ से 222/9 आ जाएगा। अगर आप इसके लिए पॉइंट में निकालोगे तो 9 दूनी 18, 4 बचा 9 चौक 36, 4 बचा 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना बचा 4 बचा, तो इस तरह से ही चलता रहेगा। तो 24.44 ये क्या आ जाएगी बच्चों, माध्यिका निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई सभी के लिए? ठीक, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, दो संख्याएं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो संख्या में दी हुई नहीं है और कह रहे हैं उनका अंतर है, डिफरेंस कितना है 180 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं भाई, तो हमें संख्या पता नहीं है, तो मान लो, माना संख्या लिख लो, छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या x है, और माना बड़ी संख्या बराबर क्या है y हमने मान ली। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। वर्गों का अंतर यहां लिख लो, वर्गों का अंतर, ठीक है, कितना है 180 है। तो x पहले कर लो y का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या के लिए माइनस करोगे, तो y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कितना है 180 है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, जैसे क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हमने लिख कर दिया। तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 180 आ रहा है। ठीक है, इसका नाम रख दो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आगे देखिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। नेक्स्ट कंडीशन में उनमें शर्त में कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहां पर लिख लो छोटी संख्या एक साइड और इधर लिख लो बड़ी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है ये, इसका वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना, बड़ी संख्या क्या है y है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, ये वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या हुई, बड़ी हुई। अभी इस टाइम वर्ग कर दिया है ना, अगर हम इसके लिए बराबर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो छोटा है। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 8y आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 8y निकल कर आया, अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम रख देंगे तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 8y बराबर 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0 है। अब इससे आगे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो 8 है इस तरह से 180 के लिए ब्रेक करना है कि हमारे जो घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और उन दो नंबर की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, गुणा कितनी आनी चाहिए 180 आनी चाहिए। तो देखिए हम वो दो नंबर में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो हम तोड़ लेते हैं 180 के लिए, किस तरह से तोड़ेंगे, अगर हम 18 दहाई 180 मतलब 18 और 10 में तोड़ लेते हैं
तो आप 18 से अगर आप 10 के लिए माइनस करोगे तो क्या ये 8 आएगा? नहीं आएगा। बस हमने ब्रेक कर दिया है, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया है इसके लिए। तो यहाँ से y माइनस 180 बराबर 0। बच्चों यहाँ से y स्क्वायर कितना आ जाएगा? 18y माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना प्लस में हो जाएगा 10y माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से आप यहाँ से y कॉमन ले लोगे पहले से, तो y माइनस क्या बचेगा? 18। दूसरे में 10 कॉमन लोगे तो यहाँ से y क्या बचेगा? माइनस के 18, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से एक जो फैक्टर है आपका y माइनस 18 और दूसरा y प्लस 10 बराबर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक बार इसके बराबर कर देंगे 0 के लिए, एक बार इसके बराबर कर देंगे 0 के लिए। तो यहाँ से y माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा? 0 और y बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर y प्लस 10 बराबर 0, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। किसका? माइनस का, ठीक है। तो जो प्लस वाला है उसके लिए हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक। अब देखिए प्लस का कितना आ रहा है? y जो है 18 आ रहा है और हमें वो संख्या एक और बची है। हमने यहाँ बड़ी संख्या तो निकाल ली, कितनी थी? 18 थी, लेकिन बची है x वाली छोटी संख्या। अब उसे कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं अपन लोग, जो y है 18 अगर हम पुट कर दें किसमें पुट करें? यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम आप रख दो समीकरण नंबर 2। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पड़े, इधर आ जाना, ठीक है। इसके बाद में इधर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समझ लेना राइटिंग। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 8y। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, y कितना है? 18 है, देखिए ये वाला, ठीक, 18 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 144, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 144 अंडर रूट में, और x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो जो छोटी संख्या थी बच्चों वो कितनी थी? 12। बड़ी संख्या कितनी थी? 18, ठीक है। क्लियर है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला पार्ट, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें भिन्न पता नहीं है वो कौन सी है, तो ऐसी कंडीशन में मान ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मान लो, माना भिन्न बराबर क्या है? x अपॉन y है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में कहा गया जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, यहाँ लिख लो फर्स्ट केस, x अपॉन y जब उसका अंश है, अंश ये वाला होता है, इससे कितना घटा दिया जाता है? 1 घटा दिया जाता है, तो वह क्या हो जाता है? 1/3 हो जाती है। तो इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से 3x माइनस 3 बराबर y एकम y आ जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 3, यहाँ पर पहले लिख लो y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसका। अब सेकंड केस में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई। दूसरी कंडीशन में कहा है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 8 जुड़ जाता है। x बटे y जो हमने मानी थी, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो यहाँ से 4x बराबर y प्लस 8 आ जाएगा। 4x इसके लिए इधर उठा लाओ बराबर 0। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। क्लियर है? अब बहुत आसान है, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से हम देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण नंबर 1 क्या थी? 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। इसके नीचे इसे लिख लो समीकरण 1 से 2 के लिए घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपका माइनस का क्या बचेगा? x बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? प्लस का 8 बचेगा बराबर 0। यहाँ देखिए तो माइनस के x प्लस 5 बराबर 0, माइनस के x बराबर माइनस के 5 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल कर आई है। अगर x का मान मैं इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में रख देता हूं तो y का मान हमें अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब इधर आगे आ जाइए, इधर। तो मैं यहां पर x का मान x का 5 लिख दो, यहां पर लिख दो, ठीक है। इधर x का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस बाई माइनस 3 बराबर 0। 3x कितना आया है 5 माइनस बाई माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 15 माइनस बाई माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, किसका माइनस का। आप इधर ले जाओगे इनके लिए तो माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x इतना आया और y इतना आया। हमने भिन्न क्या मानी थी बच्चों, x अपॉन वाई। ठीक है, तो x कितना आया 5 और y कितना आया माइनस के 12। तो वो भिन्न कौन सी थी 5 बटे माइनस के 12। तो आई होप ये जो सेट है आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन को बोर्ड पर हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या है मार्कर है, उसमें जो प्रकार और पटरी का यूज होगा, इसलिए हम उसके लिए कॉपी में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपके लिए आज की जो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्लास के लिए लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, बताएं कैसे लगी क्लास। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।